हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हमने रियल नंबर की सीरीज़ में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। वी हैव स्टडीड देयर अबाउट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा से कैसे रिलेटेड है ये हमने देखा था। उसके साथ ही साथ हमने फैक्टर ट्री को ड्रॉ करना, फैक्टर ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में जाना था। साथ ही साथ हाउ डू वी यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इन रियल नंबर्स, यानी कि लेमा का यूज़ है क्या। तो द यूज़ बेसिक जो एप्लीकेशन है वो ये है कि टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का HCF कैलकुलेट करना हमने देख लिया था। 2 के अलावा 3 का भी हमने देखा था। तो ये इससे जैसे क्वेश्चंस आपके फंस रहे होंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो आप लेक्चर नंबर 7 को जरूर चेक करिए। रियल नंबर का लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 10 बोर्ड पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लेक्चर नंबर 8 में। हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। हम क्या कर रहे थे कि हम HCF फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम HCF के ही क्वेश्चंस करेंगे, बट किसके लिए, हम देखेंगे फ्रैक्शंस के लिए। फ्रैक्शंस का एक अलग फॉर्मूला होता है, तो फ्रैक्शन के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं आपकी बुक में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड होगी हमारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, यानी कि हम इसमें देखेंगे रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका देखेंगे बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड ऑन रहेगा ये, प्रॉपर्टीज में, और किस पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा थ्योरम, कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। वी विल यूज हियर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इन दोनों के टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम इस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। ये आपके सिलेबस में है इतना, ठीक है, आपके सिलेबस में अप टू क्लास 10th 2 नंबर्स के लिए ही है। लेकिन इन केस अगर आप कुछ कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप LCM एंड HCF फॉर 3 नंबर्स के लिए भी आते हैं क्वेश्चंस, तो उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस में कि हाउ डू वी कैलकुलेट द HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं फ्रैक्शन, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग याद करिए लेक्चर नंबर 2 में हमने फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम बनाया था। उसमें हमने रेशनल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। याद रखिए रेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि जो P/Q के फॉर्म में हो, और इंटीजर्स यानी कि वो रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन ना हो वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम रेशनल नंबर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रेशनल जो इंटीजर नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म कैसा होता है। फ्रैक्शन फॉर्म हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए A/B के टर्म में है, और यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि B डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। A और B आपके कैसे हैं, कोई भी आपके A और B इंडिविजुअली आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो चलिए जैसे देखिए फॉर एग्जांपल HCF ऑफ, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं A, B, P, Q X/Y, मतलब रैंडम मान लीजिए आपके सामने ऐसे HCF फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, या ऐसे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1/B1, A2/B2, A3/B3 अप टू AN/BN, ठीक है। तो ऐसे केस में जब अगर आपके सामने फ्रैक्शन दिए हो तो HCF A1/B1, A2/B2, AN मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं कितने भी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि HCF जो इसका आएगा, HCF क्या आएगा, ओवरऑल आएगा HCF ऑफ A1, A2, A3, डॉट अप टू कहाँ तक AN अपॉन, नीचे क्या कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे LCM ऑफ B1, B2, B3 डॉट अप टू BN तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यानी कि अगर हम फ्रैक्शंस का HCF कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको फ्रैक्शन में ही मिलेगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि न्यूमरेटर में हम HCF कैलकुलेट करेंगे सारे न्यूमरेटर्स का,
डिनोमिनेटर में हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे सारे डिनोमिनेटर्स का। सेम चीज़ वाइसा वर्सा, मतलब जस्ट उल्टी हो जाती है। चलिए एलसीएम के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमको इन्हीं का एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो a1 अपॉन b1 कॉमा a2 अपॉन b2 कॉमा a3 अपॉन b3 डॉट डॉट an अपॉन bn। ठीक है, आपके सामने ऐसे नंबर दिए हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनका आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। तो फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट डॉट an तक अपॉन फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी कि b1 कॉमा b2 कॉमा b3 डॉट डॉट कहाँ तक bn तक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर LCM ऑफ फ्रैक्शंस, दिस इज फॉर्मूला फॉर HCF ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पर एक बहुत मतलब कंडीशन है जो एकदम दिमाग में रखनी है कि मेक श्योर दैट द फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो याद रखना है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अगर हम HCF कैलकुलेट करना चाहते हैं 15 अपॉन 25, 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 3, 20 अपॉन 45, मान लीजिए आपके सामने ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो क्या आप ध्यान से देख के बताइए जितने भी फ्रैक्शंस हैं क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं? नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, सॉरी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 3 अपॉन 5, 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि सिर्फ 2, कॉमा ये 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45, तो 4/9। कहने का मतलब अब ये जो फ्रैक्शंस आपके सामने हैं तो इनका HCF हम कैलकुलेट करेंगे। ऑल्दो अगर हम बिना सिंप्लीफाई करके HCF कैलकुलेट करें तब भी आंसर आएगा, गलत नहीं होगा, तभी आंसर आपका वही आएगा। बट क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बड़े नंबर्स हैं, बिग डिजिट्स हैं, तो सॉल्व करने में भी हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले ही तो बाद में कैलकुलेशन में हमको उतना ही ईजी पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए कहा जाता है कि मेक श्योर दैट द फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे वो LCM के लिए हो चाहे वो HCF के लिए हो। तो चलिए देखिए, मान लीजिए अब आपके सामने नंबर क्या आ गए हैं, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद आपके सामने आ गया है कि आपको कैलकुलेट करना है HCF ऑफ 3/5, 1/2, 2 और 4/9 का। तो इसका फॉर्मूला हम जैसे रखेंगे, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर्स का, HCF 3, 1, 2, 4, इनका आएगा HCF अपॉन नीचे क्या डिनोमिनेटर में हम कैलकुलेट करेंगे LCM ऑफ 5, 2, 9। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। 3, 1, 2 और 4 में जब आप HCF देखेंगे तो आपको क्या बोला गया था HCF, ऐसे केस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए। जब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा अदर देन 1। ठीक है, तो HCF हो गया। फिर LCM के लिए आपको बोला गया था, आप LCM कैसे कैलकुलेट करते हो, चलिए अभी LCM के लिए आपको बता देते हैं। तो ये जो है ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जैसे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं आपके एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस के लिए। चलिए LCM के लिए थोड़ा देख लीजिए तरीका कि LCM हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। LCM देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर, सपोज मेरे पास एक कोई नंबर है A और एक कोई नंबर है B, कैपिटल A और कैपिटल B। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास आ रहा है A का स्क्वायर, B का क्यूब, C इंटू D⁵ इंटू x। ठीक है, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, कुछ ऐसे रैंडम से नंबर। B का मान लीजिए आ रहा है A का क्यूब, B⁵, C इंटू D⁵, बस मान लीजिए इतना आया। ठीक है, अब इस केस में हम LCM कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो LCM में क्या होता है, दोनों ही नंबर्स में हम प्राइम नंबर्स को ढूंढेंगे।
सारे ही प्राइम नंबर एलसीएम का पार्ट बनते हैं। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सारे ही नंबर प्राइम नंबर्स एलसीएम का पार्ट बनेंगे, लेकिन इन देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। मतलब ए और ए दोनों में अवेलेबल है, बट ये चेक करिए कि ए अपने किस हाईएस्ट एक्सपोनेंट में अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए क्यूब है, तो ए का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना मिला, ए क्यूब, ठीक, इनटू। अब बी को देखिए, बी दोनों में अवेलेबल है, बी इज द प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हियर। ए के प्राइम फ्रैक्शन में भी है और बी के में भी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि बी का हाईएस्ट एक्सपोनेंट किस में है। हमने देखा बी टू द पावर 5 मिल गया, ठीक है, इनटू। अब हमने देखा सी दोनों में है, नहीं भी होता तो भी हम सी को लेते, किसी एक में भी हमको दिखता तो ये आता, एलसीएम का पार्ट बनता। फिर सी में देखा तो यहाँ पे सी की पावर 0 नहीं है, सी की पावर 1 है, सी की पावर 1, तो हमने देखा दोनों में हाईएस्ट एक्सपोनेंट सी की पावर 1 है, तो हमने वही ले लिया, इनटू डी। अब मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, डी टू द पावर 7 और इनटू एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर इसको पूरी तरीके से सॉल्व करें तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो वैल्यू, वो नंबर आपका क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। अच्छा, इसको मान लीजिए किसी एग्जाम्पल से हम देखना चाहते हैं। सपोज मैंने ले लिया 24 और 120, दो नंबर है मेरे पास। अगर इनका हमको लेना है एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा। 24 का पहले मैंने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 12, 2, 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये हो गया। 120 के लिए देख लीजिए, ऑल्दो 120 इज द मल्टीपल ऑफ 24, फिर भी चेक कर लेते हैं। 260 इधर आया डिवीजन, 230, 215, 3, 5 और 5 1 जा 5, ठीक है, ये लिख गया। अब हम इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अभी हमने देखा। सेम इसको उसी प्रोसीजर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 24 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है, क्यूब इंटू 3। 120 को देखिए, 2 की पावर कितनी है, क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग हियर एलसीएम ऑफ 24, 120 इज इक्वल टू, क्या देखेंगे, 2 का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट दोनों में क्या है, क्यूब, इनटू, इसके बाद 3 है प्राइम नंबर जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट दोनों में अवेलेबल है 1, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 एज इट इज। मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 इंटू 5 3 जा कितना 15, और कितना आया 120, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी कि 24 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, 120। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बचपन क्लास मतलब जूनियर क्लासेस में हमने देखा है, दोनों का साथ में हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे तो इसका आंसर 120 ही आएगा, ठीक है। तो आपको एलसीएम कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम के काफ़ी बड़े नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए एलसीएम कैलकुलेट करना है और एचसीएफ का रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, अभी यहीं पर हम एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन भी देख लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब इसी के एप्लीकेशंस पे चल रहे थे हम, लेकिन अब हम देख रहे हैं आपके सामने, मतलब जनरली और भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मत समझिए कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और भी अवेलेबल हैं आपकी बुक में, लेकिन मेनली जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो ये आता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपके सामने मान लीजिए 2 नंबर्स दे दिए गए हैं, नंबर्स आर, मतलब नंबर्स आपके सामने हैं 36 और 64, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। इन आपसे पूछ लिया गया कि बताइए, कैलकुलेट करिए व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 36, 64, इनका एलसीएम क्या है, इनका एचसीएफ क्या है, और अगर आपने दोनों कैलकुलेट कर लिया तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले कि क्या रिलेशनशिप होता है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है फॉर्मूला कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि ए इंटू बी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ 2 नंबर्स फॉर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ रिस्पेक्टिवली।
अगर दो नंबर का एलसीएम पता हो, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ पता हो, एक नंबर पता हो, एक नंबर आपके लिए अननोन हो, तो आप इस फॉर्मूले से इनको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। अच्छा, सेम फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए क्या होता है? 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूला होगा HCF ऑफ A, B, C इंटू A इंटू B इंटू C, यानी कि क्या? प्रोडक्ट। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A, B, C इज इक्वल टू HCF ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ B, C इंटू HCF ऑफ A, C, तीनों का रिस्पेक्टिवली पेयर में HCF, then into LCM of A, B, C. This is the formula, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF फॉर 3 नंबर्स। हम पहले इन तीनों का HCF और तीनों नंबर का प्रोडक्ट, ये बराबर होता है दो बार, मतलब पेयर में लेंगे HCF कैलकुलेट करेंगे और इनटू उन तीनों का ही LCM। इस पे बेस्ड क्वेश्चन शायद ही आपके पास हो, लेकिन फॉर्मूला लिख लीजिए। आप फर्दर कभी भी सॉल्व कर रहे हो, किसी तरीके से इस तरह का क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ रहा हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए सेकेंड, 2 नंबर्स के लिए हमको बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना है, तो हम उसी को देखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे माइंड में सेट हो गया है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एलसीएम। तो ऐसा करते हैं, आप चाहो तो कोई सा ही मेथड यूज़ कर लो, आप चाहें तो HCF के लिए डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो दोनों में हमारे काम कर मतलब हेल्प कर ले जाए। जैसे कि हम दोनों का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, लिख सकते हैं। ये है 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना? 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 टू द पावर 6। ये है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आ जाइए, अगर इन दोनों का HCF कैलकुलेट करना हो तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, यानी कि एक बार 2 और एक बार 2। देखिए 3 यहाँ पर है पर 3 यहाँ पर नहीं है, तो HCF आएगा 2 इंटू 2, यानी कि आ गया 4। और LCM कितना आएगा? देखिए 36, 64। तो आपसे क्या कहा गया था कि हर प्राइम नंबर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हम कंसीडर करते हैं, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर 6 थी, दोनों में सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट था, 3 का स्क्वायर अवेलेबल था, तो यानी कि 64 इंटू 9 कितना आ जाएगा? देखिए 6, 3 आपको कैरी मिला, 9 576, ठीक है। ये है आपका क्या कहते हैं? LCM फॉर दीज नंबर्स, और ये है HCF। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो भी वेरीफाई करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक स्टेप तो सॉल्व कर चुके, अब वेरीफाई करिए रिलेशनशिप। तो वेरीफाई करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए? LCM ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 576 इंटू HCF ऑफ गिवन नंबर, यानी कि इंटू 4, ये बराबर होगा किसके? 36 इंटू 64 के। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल ये आंसर मैच करेगा। और ये समझ में आ गया कि ये LHS जो है ये बराबर होना चाहिए किसके? RHS के ऑन सॉल्विंग। जब आप देखेंगे ये हमने किसका मल्टीप्लाई किया है? LCM ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब आ जाइए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, हमने सेम डिजिट ले रखा है, सेम नंबर ले रखा है। अगर मान लीजिए आपके सामने 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, तो उन्हीं दोनों नंबर का LCM कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि क्या होता है? LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। LCM कैलकुलेट करना है, X ले लीजिए, HCF दिया हुआ है 4, 2 नंबर कौन कौन से हैं? 36 इंटू 64, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हमने इसको यहाँ पर से डिवाइड किया, 9 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 576। देखिए दिस इज योर आंसर। यहाँ पर मैं आ गया, x हमने किसके लिए लिया था? LCM के लिए। और देखिए यहाँ पर भी LCM कितना आया है? 576। बात समझ में आ गई? तो ये 2 तरीके से क्वेश्चंस होते हैं इसी रिलेशनशिप में, LCM वाले और HCF वाले में, 2 नंबर्स के लिए। अच्छा, यहीं पर एक और चीज़ देखिए कि कोई भी थोड़ा सा MCQ टाइप का क्वेश्चन है
कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप कोई भी रैंडम आपके दिमाग में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ रही हो, लेकिन हम 2 सेट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 24 और 25, मान लीजिए 103, 104, मान लो हमने ले लिया 281 और 280। तो कोई से भी आप कॉन्जिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर लीजिए, उनके बीच में कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऑड होगा और एक इवन होगा, और मे बी एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में उनका HCF आपको 1 मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज मान लीजिए P कोई प्राइम नंबर है और P+1 उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो P और P+1 का HCF क्या होगा? HCF ऑफ P, P+1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, और LCM जो होगा, LCM क्या होगा P और P+1 का? ये होगा P इंटू P+1। ऐसा क्यों? क्योंकि P यहाँ पर प्राइम है, तो प्राइम में जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं तो हम कंपोजिट में पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 और 23+1 यानी कि 24, 29 + 1 30। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं अदर देन 1, तो इसलिए HCF क्या आएगा? 1। लेकिन अगर LCM कैलकुलेट करना होता है तो हमें LCM में क्या जाना था? सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो 29 का तो और कोई प्राइम नंबर है नहीं, ये खुद ही है, तो 29 का कोई फैक्टर भी नहीं है, तो 29 इंटू 30 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, इसलिए LCM क्या आ जाएगा? P इंटू P+1। अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जो बेस्ड ऑन किस पे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे टोटली बेस्ड है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा एक बार में बच्चों को समझ में आता नहीं है, इसलिए कई बार इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमको बार बार सॉल्व करना पड़ता है, फिर लोग रटने लग जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि एक बार समझ लेंगे आप, इस तरह का फिर सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चन को हमेशा 1 से 2 बार पढ़िए जब नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट, मतलब आपको दिखाना है, प्रूफ करना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, किसके लिए? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आप 10th क्लास में हैं तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का ऑलमोस्ट जनरली पूछा नहीं जाता है। जितना कुछ आप पढ़ रहे हैं, जितना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर में जो 0 है, 0 का स्पेशल केस होता है, तो उसके जो स्पेशल केसेस होते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑलरेडी वो अलग से बता दिया जाता है। जब नहीं होता तो हमेशा आप नेचुरल नंबर को अपने दिमाग में बिठा करके चलिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर पर कैसी ऑड, कोई ऑड नेचुरल नंबर है, उसको आपको एक्सप्रेशन बनाना है, उसका किस तरीके से शो करना है कि वो 4q+1 के फॉर्म में होगी या 4q+3 के फॉर्म में होगी, वेयर q कैसा है? एक इंटीजर है। थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपकी बुक में q इज सम इंटीजर लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसलिए हमने जानबूझ कर कैसे लिखा। आपकी बुक में अगर q इज सम लिखा हो तो पॉजिटिव कर लीजिएगा, ये अंडरस्टूड है, सेल्फ आपके अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्ट करके लिख दे रहे हैं कि q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। तो सबसे पहले हमने पढ़ के देख लिया, हमको ये समझ में आया है कि हम किसी रैंडम अननोन, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, किसी अननोन पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। ठीक, अब जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता था कि विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए इन केस क्वेश्चन में वो नाम दिया ही नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ लिखा ही नहीं है, तब भी हमको याद रखना है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व होगा?
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो 4q + 1 और 4q + 3, ये दोनों को अगर हम थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें तो ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है bq + r। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर bq + r = सम पॉजिटिव इंटीजर a। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक यूनिक रिलेशन होता है a और b के बीच में, जहाँ पर दो नए टर्म आ जाते हैं q और r। तो a और b नंबर थे, q और r आ गए, तो इसी रिलेशन की तरीके का ही कुछ लिखा हुआ है ये। तो अगर ये इसी रिलेशन के तरीके से है तो जल्दी से बताइए b की वैल्यू क्या होगी। b किसका कॉफिशिएंट है, b कॉफिशिएंट यानी कि b मल्टीप्लाइड बाई q है और यहाँ पे q मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो b की वैल्यू हो गई है 4। यानी कि आपको शो करना है ये रिलेशन किसी a के बराबर, वेयर a इज फॉर डिविडेंड, a क्या है डिविडेंड और b क्या है, ये क्या है डिवाइजर। ऑलरेडी आपको पता होगा, बताया जा चुका है। यानी कि हमने पूरी तरीके से इसको इवेल्युएट कर लिया, एनालाइज कर लिया कि हम इस 4q + 1 को किसी डिविडेंड के बराबर दिखाना चाहते हैं, a के बराबर, वेयर b = 4। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ये आपको बताया गया था कि r की कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर विच इज लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं, ये कंडीशन में पढ़ी है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करिए तो BQ तो दोनों में सेम दिख रहा है, पर R की जगह अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर 1 लग रहा है, यहाँ पर 3 लग रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि अब इसका यूज होगा। R की वैल्यू वेरी करती है B से कम, लेकिन ज़्यादा रहती है 0 से और 0 के बराबर। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब इफ़ R is less than B but greater than or equal to 0, then for B is equal to 4। R की जनरली वैल्यू तो ये हो गई, जनरल वैल्यू है, तो अगर B की वैल्यू 4 है तो R की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, देन फॉर B is equal to 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R क्या क्या हो जाएंगी, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ऐसा है क्या, नहीं, हम 4 और 5 तक पहुंच नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिख रखा है कंडीशन में, ध्यान से देखिए, R की वैल्यू B के बराबर भी नहीं है, B से हमेशा कम रहेगी। तो अगर B 4 है तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रहेंगी। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए, तो अब इसका यूज़ करके अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए आउटलाइन थी, हम इसी तरीके से इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। हमको ये जो एक्सप्रेशन है किसी अननोन a के बराबर दिखाना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट एज्यूम देयर इज एन आर्बिट्रेरी कह सकते हैं, या देयर इज अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर a। ठीक है, हम हमेशा इंटीजर को नॉर्मल पहले पॉजिटिव लेके चलेंगे, वो ऑड है कि इवन है वो आगे चल के पता चलेगी। ठीक है, तो हमने लिखा कि इफ पॉसिबल लेट एज्यूम देयर इज अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर a विच पॉजिटिव इंटीजर a नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तो मतलब मेंशन करना मस्ट है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, क्या है, हम क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू BQ + R। ये एकदम मूल मंत्र है इस क्वेश्चन का। क्या लिखना है, R लेस देन B बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, नाउ फ्रॉम गिवन यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है, नाउ फ्रॉम गिवन
expression, now from given expression we get that b is equal to 4. ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा होता 5q, तो यहाँ पर भी 5 लिखा होता, तब बताइए b की वैल्यू क्या हो जाती, तब b की वैल्यू 5 होती। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो b की वैल्यू क्या लेंगे हम 4। ठीक है, वी गेट दैट b इज इक्वल टू 4। फॉर b इज इक्वल टू 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू, क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 1 2 3, याद है ना, अप टू 3 तक ही रहेंगे। देन देयरफॉर अब बताइए, हर एक b की वैल्यू तो फिक्स्ड है, और हर एक r के लिए, हर एक रिमाइंडर के लिए ये a की वैल्यू अलग अलग एक्सप्रेशन देगी कि नहीं, बिल्कुल देगी। तो देयरफॉर इफ r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी 4q। ठीक है, अब इफ r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू अगर 1 आ रही हो तो a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 1। सिमिलरली r की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 2। सिमिलरली अगर r की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 3। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू आगे हो नहीं सकती, तो यहीं तक हमारे सामने रिलेशन पॉसिबल है। अब जल्दी से आ जाइए, पहले आप अगर 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल यानी कि 1 2 3 अप टू n तक मल्टीप्लाई करते जाइए 4 से, तो क्या 4 के टेबल में कहीं भी मतलब ऑड नंबर मिलेगा क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 खुद ही 2 का मल्टीपल है ना। तो जब 4 2 का मल्टीपल है तो 4 के पूरे टेबल में, टेबल का मतलब 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो कभी भी ऑड नहीं हो सकते। तो यानी कि ऑड में, जब ऑड नहीं हो सकते तो यानी कि सब क्या है, इवन। और इवन नंबर में हम इवन जोड़ते हैं तो हमको इवन ही मिलेगा। याद रखिए, इवन में अगर इवन जोड़ेंगे तो हमको इवन मिलता है। तो अब बताओ 4q हमको कैसा रिलेशन देगा? q की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, q की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, 4q हमेशा आपको इवन नंबर ही देगा। बात समझ में आई? क्योंकि 4q इवन है तो इवन में जब भी हम 1 जोड़ते हैं, जैसे 6 में 1 जोड़ो तो 7 पहुंच जाते हो, 24 में 1 जोड़ो तो 25 में पहुंच जाते हो। आप देखिए 96 में 1 जोड़िए तो आप 97 में पहुंच जाते हैं। यानी कि हमेशा इवन में 1 जोड़ेंगे तो आप ऑड में पहुंचेंगे। तो ये क्या हो गया? ऑड। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ऑड मिलेगी। 4q प्लस 2 इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? इवन। अभी हमने बताया, तो ये हमेशा आपको वैल्यू कैसे देगा? इवन देगा। ये वैल्यू किस पे वेरी कर रही है? q पर। q चेंज होता जाएगा तब भी ये वैल्यू हमेशा इवन देगी। बस दिमाग में रखना है कि q कैसा है, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, q इज सम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए 4q इवन है, इवन में कभी भी 3 जोड़िए तो आपको ऑड मिलेगा। तो ये कैसा नंबर है? ऑड। अब ध्यान से देखो, इन चारों एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन फॉर इवन है और 2 एक्सप्रेशन फॉर ऑड। जिसको हमें ऑड प्रूफ करना था वो तो आ चुका है। देखिए हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का एक्सप्रेशन किसके लिए है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यही प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे इसके बाद आंसर लिखेंगे। नाउ फ्रॉम above expressions, now from above expressions we can conclude that a is equal to 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3, a is equal to 4q plus 3 is form of any positive
इज फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इज फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है, जैसे ये स्क्वायरिंग के लिए भी आ जाता है, क्यूबिंग के लिए भी आ जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायरिंग और क्यूबिंग के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक क्यूबिक के लिए और स्क्वायरिंग के लिए देख लेंगे। एक थोड़ा सा चीज़ और जान लीजिए कि जब भी हम इवन इंटू इवन करते हैं, इवन इंटू इवन, कोई इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करोगे तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। इवन इंटू ऑड नंबर करो तो आंसर हमेशा इवन नंबर मिलेगा, बट अगर ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। बात समझ में आई? यानी कि 4 अगर इवन है, 4 अगर इवन है और क्यू ऑड हो इवन हो उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में आंसर आपको इवन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था आज का जितना लेक्चर नंबर 8 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। इन लेक्चर नंबर 9 अपकमिंग लेक्चर में हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, स्क्वायरिंग के लिए देख लेंगे। उसके बाद हम प्रूविंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इर्रेशनल नंबर की प्रूविंग, वो रिपीटेडली है, 10th में भी है और 9th में भी है, तो उसका लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 9 में हम पूरे रियल नंबर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे फॉर 10th क्लास रियल नंबर चैप्टर। ठीक है, थैंक यू क्लास।